हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 नागार्जुन उनकी 2 कविताएं जो है हमारी इस पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल की गई है। पहली है ये दंतुरित मुस्कान, दूसरी है फसल, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवि जो नागार्जुन हैं उनका कवि परिचय देख लेते हैं। हाँ, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। बिहार के 1911 में हुआ। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर और अध्ययन के लिए फिर वो बनारस और कलकत्ता में गए थे और 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इट मीन्स इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, यानी धर्म परिवर्तित कर लिया। 2 साल प्रवास के बाद, दूसरी जगह रहने के बाद 1938 में वो स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। जन्म उनका 1911 में हुआ, मृत्यु 98 में 98 में हुई। जन्म बिहार में हुआ। और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ देखिए। क्वेश्चन बनता है कि नागार्जुन की प्रमुख 2 काव्य कृतियाँ बताइए। तो आपको काव्य कृतियों को याद करना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। कौन कौन सी है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया था मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इसकी रचनाएं हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उन्होंने उपन्यास के साथ साथ गद्य विधाएं भी लिखी है। संपूर्ण कृतित्व जो है नागार्जुन रचनावली में के 7 खंडों में, 7 खंड थे नागार्जुन रचनावली के, उसमें उनका संपूर्ण कृतित्व प्रकाशित हुआ है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है उनके कौन कौन से पुरस्कार मिले? हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार इन्हें मिला और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इनको मिला। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आपके क्वेश्चन आता है कि नागार्जुन का व्यक्तित्व व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। उस समय में भारत आज गुलाम था, तो उस समय में उन्हें राजनीति में भी वो सक्रिय थे काफ़ी, तो उनको इसलिए जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले, उनकी 2 भाषाओं पे उनका अधिकार था, हिंदी और मैथिली पर। ध्रुव ध्यान दो, नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यात्री नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो कौन प्रसिद्ध थे? नागार्जुन। मातृभाषा मैथिली में वे, उनकी मातृभाषा मैथिली थी और उसमें वो यात्री के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, इसलिए वो यात्री के नाम से फेमस थे, प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, यानी कि व्यंग्य कसने में, जब भी उनकी कोई वो कविता लिखते हैं उसमें जो है राजनीति पर व्यंग्य करते थे, उसमें वो माहिर थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? उनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास जी क्या है? कबीरदास जी ने भी तो अपने पदों में क्या समाज में आडंबरों पर व्यंग्य किया है। समाज में रहने वाले लोग जो धार्मिक आडंबरवादी थे, ऐसे जो दिखावटी लोग थे, उनके ऊपर कबीरदास ने अपने पदों में बड़ा ही व्यंग्य किया है।
व्यंग्य किया है? यस, तो जो है इनको आधुनिक कबीर इसीलिए कहा जाता है, इनको आधुनिक कबीर, क्योंकि उन्होंने जैसे कबीरदास जी ने व्यंग्य किए थे वैसे ही ये भी जो है अपनी कविताओं में व्यंग्य करते थे राजनेताओं पर। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। गांव में भी उतनी ही फेमस रही और साहित्य की दुनिया में भी उनकी कविता ने काफ़ी धूम मचाई। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में की। मुक्त छंद में की अर्थात मुक्त छंद और मुक्तक और प्रबंध दो तरह के छंद होते हैं। मुक्तक छंद में जो है एक दूसरे से उनका कोई तालमेल नहीं होता, छंदों का अपने अपने वो अपने तरह से एक अलग होते हैं, मुक्त होते हैं वो छंद। और प्रबंध में क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने मुक्तक छंद में रचना की। अब जो हमारी कविता है जो हम इसमें पढ़ेंगे वो कविता है, पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। ये दो कविताएं जो है हमारे इस चैप्टर में शामिल की गई है। अब जो दंतुरित मुस्कान कविता है उसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं। छोटा बच्चा, जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी स्माइल, जब हम बच्चे हमारी तरफ स्माइल करते हैं तो हमारे मन में भी उनके प्रति एक स्नेह की भावना पैदा होती है। वैसे ही जो है उनके मन में भी, कवि के मन में भी जो भाव उमड़ता है छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर, वही इस कविता में बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। बिंबों यानी कि दृश्य हमारे सामने। जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा मानो हमारे सामने प्रत्यक्षता है, कोई बच्चा खड़ा है और उसकी मुस्कान हम देख पा रहे हैं। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कहने का मतलब है कि हमेशा मुस्कुराते रहना और दूसरों को भी मुस्कुराने का संदेश देना ही हमारे जीवन का मेन संदेश होता है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यानी कि छोटे बच्चे पे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पे हमें कभी गुस्सा या ऐसा नहीं आता, वो सब हमेशा, क्योंकि बच्चा नासमझ होता है और वो सिर्फ स्माइल जानता है ना, तो इसीलिए वो है कठोर से कठोर मन भी बच्चे के सामने पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब क्या है, जब दांत, बच्चे के दांत आते हैं, आपको पता है 9 महीने के बच्चे से 1 साल बच्चे तक दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय वो बच्चा होता है जब उसके छोटे छोटे 2 दांत 4 दांत ऐसे आते हैं और वो हमारी तरफ मुस्कुराता है, तो कितना अच्छा लगता है कि कितना कठोर से कठोर व्यक्ति क्यों ना हो नेचर में, लेकिन वो भी उसकी मुस्कान के आगे पिघल जाता है। जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है और लेखक जो है जब बच्चे से नजरें घुमा लेता है, लेकिन बच्चा उसको तिरछी नजरों से जब देखता रहता है, तो बागपन यहाँ यही है, तिरछापन, जो नजरों की तिरछी नजरों से जब वो देखता है तो उसका मन जो है अपने आप में कंट्रोल नहीं होता और वो बच्चे की तरफ जो है मुस्कुराने, खुद भी लेखक बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी कविता है फसल। नाम लेने से पता लग गया होगा फसल क्या होती है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में जो लहलहाती है फसलें, वो आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, कि जब फसल हम पैदा करते हैं तो आपको पता है किन किन चीजों का योगदान होता है, बताओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मिट्टी जो है, सूरज, वो पौधा उगने के लिए, फसल उगने के लिए बीज चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब जो तत्व है, ये सारे तत्वों की जरूरत होती है और फिर किसान की मेहनत चाहिए जिससे वो फसल बनकर तैयार हो जाती है। इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। आप देखे जंगल जरूर बन सकते हैं बिना किसान के, लेकिन क्या फसल उग सकती है बिना किसान के? फसल कहाँ नहीं उग सकती है, क्योंकि फसल के लिए मेहनत चाहिए और वो मेहनत किसान करता है जब भी वो फसल बनकर तैयार होती है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। किसका? फसल का। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है।
कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। जो हम जहाँ इस ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं उसमें कृषि संस्कृति अर्थात फसल कैसे उगाई जाती है, उसमें किस किस का योगदान होता है, ये कविता हमें इस बारे में बता रही है। अब आप देखिए, आपके सामने पहली कविता हम लेते हैं, यह दंतुरित मुस्कान। हाँ, जब बच्चे के मुंह में, मैंने आपको बताया कि 9 महीने का बच्चा जब होता है तब से उसके दांत उगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा, मान लो किसी के लेट उगते हैं, किसी के थोड़ी जल्दी भी उग जाते हैं, तो वो जो बच्चा है उसकी जो मुस्कान होती है, जब छोटे छोटे दांत उसके आने वाले होते हैं, किसी के 2 दांत आते हैं, किसी के 4 दांत आते हैं, और जब बच्चा वो मुस्कुराता है तो लेखक जो है इस कविता में, लेखक का जो बच्चा था वो क्या प्रवासी थे, बाहर रहते थे, और जब वो अपने घर आए और उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उसका बच्चा, मतलब उसके नए नए दांत, मतलब साल भर का होगा उनका बच्चा, तो उस समय में जब वो घर आए और बच्चे ने, क्योंकि जब बच्चा किसको पहचानता है, छोटा बच्चा जो उसके साथ उसके घर में रहे, नहीं तो वो बाहर से कोई आता है तो वो डरता है ना। अब चाहे तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, वो है तो तुम्हारे फादर, लेकिन अगर वो बहुत दिनों बाद घर आते हैं और छोटा सा बच्चा अगर तुम्हारे घर में, छोटे भाई बहन हो साल भर के, तो आप देखोगे कि वो बच्चा अपने पापा से इतना घुलता मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहते हैं, तो वो उसके लिए एक अजनबी होते हैं। तो वैसे ही इस कविता में भी जब कवि अपने घर आते हैं, जब अपने घर आते हैं नागार्जुन, तो उनका बच्चा जो है 1 साल भर का होता है और वो उसको पहचानता नहीं है, लेकिन वो उसकी जो मुस्कान है छोटे छोटे दांतों वाली, उसको देखकर ही जो है उनके जान में जान आ जाती है, वो बड़े खुश होते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। तो उसी का जो है बिंबों के माध्यम से इस कविता में चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं इस कविता में क्या कहा है। दंतुरित मुस्कान मैंने बताया, जिसमें जब नए नए दांत आते हैं बच्चे के, और वो जो मुस्कान होती है इस कविता में उसी के बारे में बताया गया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। वो कवि जो नागार्जुन है वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है, नहीं अभी अभी जो उसके दांत आए हैं और उनके साथ जब वो स्माइल करता है किसी को देखकर, तो वो मृतक में भी, अर्थात कोई बेजान सा व्यक्ति हो, कहने का मतलब यहाँ ये है मृतक यानी कि कोई मरा हुआ तो कैसे जिंदा होगा, लेकिन यहाँ मृतक से मतलब है कि कोई बेजान इंसान भी हो, वो भी उसमें भी जान आ जाएगी। धूली दूसर तुम्हारे ये गात। धूली दूसर यानी धूली दूसर का क्या मतलब हुआ? धूल मिट्टी से सने हुए, धूल मिट्टी से सने हुए जो तुम्हारे, धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे गात। गात गात मतलब क्या होता है? हाँ, धूली दूसर तुम्हारे ये गात। हाँ, वेरी गुड। गात मतलब क्या होता है? शरीर। कि धूल मिट्टी से उसका जो सना हुआ शरीर, यानी कि बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे क्या, उनका जब वो खेलने जाते हैं तो पूरी धूल मिट्टी में भर के आ जाते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी धूल मिट्टी से सना हुआ जो तुम्हारा शरीर है वो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। वो ऐसा लग रहा है मानो कि एक तो बच्चे का शरीर जो है धूल मिट्टी से सना हुआ है, यानी वो बच्चा अभी अभी बाहर से खेल कर आ रहा है और लेखक को देखकर अपनी दंतुरित जो मुस्कान है वो मतलब मुस्कुरा रहा है उनके सामने, धूल मिट्टी में सना हुआ है वो बच्चा। और आगे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है उस समय में, उस बच्चे को देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई तालाब से जो कमल होते हैं वो मानो झोपड़ी में खिल रहे हैं। तालाब को छोड़कर जलजात मतलब क्या होता है? हाँ, कमल। जलजात मतलब कमल। तो जो तालाब को छोड़कर, क्योंकि तालाब जो वो कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब में। तो कवि कह रहे हैं कि वो तालाब को छोड़कर मानो मेरी झोपड़ी में ही खिल रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल गया है आके। और कमल किसके लिए प्रतीत हुआ है? उस बच्चे के लिए। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मतलब यहाँ क्या मतलब है? स्पर्श। परस मतलब स्पर्श। स्पर्श पाकर यानी कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो जो कठिन पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। कि मानो कोई पत्थर दिल आदमी हो ना, वो भी पिघल कर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे की मुस्कान के आगे कठोर हृदय व्यक्ति भी क्या पिघल जाते हैं, अर्थात उसकी मुस्कान के आगे कोई भी कठोर हृदय बना हुआ नहीं रह सकता है। बच्चे की मुस्कान के आगे जो है कठोर व्यक्ति भी पिघल जाते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये बच्चा है छोटा सा, ये अपनी मम्मी के पास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी ये अपनी मम्मी के पास ही हमेशा रहता है, और इसके फादर जो है बहुत दिनों से आए हैं, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो उनको जानता नहीं है। अभिषेक वो जानता नहीं है और इसीलिए जो है वो उनके पास नहीं जाता है। हाँ, उनको देखकर हंसता जरूर है, बाकी वो जाता नहीं है, वो उनको अजनबी समझ रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। अब कवि कहते हैं कि मुझ जैसे कठोर हृदय व्यक्ति बांस था कि बबूल, यानी कि बांस और बबूल के समान, यानी कि बांस और बबूल क्या होते हैं? बबूल में क्या लगे होते हैं? कांटे होते हैं ना बबूल में, और बांस भी जो है एक कठोर पेड़ होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे कठोर हृदय व्यक्ति जो कि बांस और बबूल के समान था, उसके सामने भी क्या? शेफालिका के फूल। शेफालिका का फूल बड़ा ही नरम कोमल फूल होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे कठोर हृदय बांस और बबूल के समान व्यक्ति के सामने भी अब मैं भी शेफालिका के फूल के समान हो गया हूँ, नरम कोमल हृदय हो गया हूँ उस बच्चे की मुस्कान के सामने। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, वो उस बच्चे से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो उसके साथ रहते ही नहीं है, तो वो उसको कैसे पहचानेगा बच्चा। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का क्या मतलब होता है? मतलब देखते रहोगे लगातार, बिना हाँ बिना पलक झपकाए। तुम जो है अनिमेष मुझे देखते ही रहोगे। तो वो बच्चा जो है उनको पहचान, अब वो अजनबी किसी को देखे, किसी अजनबी व्यक्ति को देखेगा तो बिना पलक झपकाए उसको देखता ही रहेगा। ऐसा ही कवि के साथ भी हुआ कि उस बच्चे ने उनको पहचाना नहीं और वो बिना पलक झपकाए पलक जो है उनको निहारता रहा। थक गए हो आंख लू में फेर। अब उनको लगा कि शायद वो बच्चा बिना पलक झपकाए एक टक उनको बार बार देख रहा है, तो शायद वो थक गया होगा, एक जगह आंखें ठहराए हुए थक गया होगा। इसीलिए उसके पिता को ही थोड़ी दया आ गई और उन्होंने आंखें फेर ली, यानी उस बच्चे से अपनी आंखों को घुमा लिए ताकि वो बच्चा एक टक उनको नहीं देखता रहे। फिर हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। कवि कह रहे हैं निहारिका खड़ी हो जाओ। कौन सी कविता का शीर्षक क्या है और उसके कवि कौन है? क्या? नागार्जुन उसके कवि है और कविता का शीर्षक? हाँ, क्या? फलक। खड़े रहो। हाँ, आप बताओ, खड़े हो जाओ। यस, लक्ष्य। कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। कवि का नाम नागार्जुन है और शीर्षक है और दूसरी कविता कौन सी है? खड़े रहो दोनों। हाँ, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं नागार्जुन की कोई बात नहीं, अगर वो मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाया तो कोई बात नहीं। अगर उसकी माँ माध्यम नहीं बनी होती, यानी कि माँ अपने बच्चे को उसके पिता से मिलवाने के लिए थोड़ी कोशिश करती है, उसको उसके पास लेके जाती है अपने पिता के, और उसको देखने के लिए खेलने के लिए मजबूर करती है अपने पिता के साथ। तो एक माँ माध्यम बनती है इसमें, अपने पिता और पुत्र का जो है दोस्ती करवाने में एक माँ माध्यम बनी है यहाँ। मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो कवि खुद कह रहे हैं कि मैं तो उसको देख ही नहीं पाता क्योंकि वो मेरे से डरता, मैं इतने टाइम बाद आया हूँ,
तो वो मेरे से तो डरता। अगर उसकी माँ ने मेरे साथ उसको बात नहीं करवा रही होती और वो मेरे पास उसको लेकर नहीं आई होती तो शायद वो मैं उसको नहीं देख पाता इस तरह से, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है मेरी तरफ देखकर, एकटक देख रहा है। तो शायद उसकी अगर माँ ने ऐसा किया नहीं होता तो वो मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा होता। मैं न पाता जान, और मैं जान भी नहीं पाता कि मेरा बच्चा जो है क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, मैं ये जान भी नहीं पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान और ये जो तुम्हारी प्यारी सी दांतों से भरी जो मुस्कान है वो मैं नहीं जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। और वो बच्चे के लिए भी कह रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, वो कहता है चिर प्रवासी यानी कि मैं लंबे काल से दूर ही रह रहा हूँ, चिर यानी बहुत समय से, प्रवासी यानी दूसरे ही देश में वास कर रहा हूँ। मैं इतर, मैं तो दूसरा ही हो गया हूँ एक तरह से, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। तो मेरा छोटा बच्चा है तो वो जान नहीं पाया कवि को, तो वो कह रहे हैं मैं तो इसके लिए अन्य के समान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब वो कहते खुद के लिए कह रहे हैं, अतिथि किसके लिए आया है, हाँ कवि के लिए, खुद के लिए आया है कि वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, अतिथि मान रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस अतिथि से यानी कि मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता होता, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम मुझसे ज़्यादा समय मिल नहीं पाए हो। इसलिए वो कह रहा है उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, कि हमेशा तुम्हें माँ की अंगुलियों से ही जो है, माँ की अंगुलियां ही तुम्हें खाना खिलाती रही है हमेशा से। मैंने आज तक तुम्हें कभी मधुर रस का पान नहीं करवाया, कहने का मतलब है कभी कोई ऐसा मीठा नहीं खिलाया कि हाँ तुम मुझे जानो। तो लेखक भी यहाँ यही कह रहे हैं, कवि भी, कि मैं जो है तुम अपनी माँ के सानिध्य में रहे हो हमेशा, इसलिए तुम मुझे कहाँ से जान पाओगे। देखते तुम इधर कनखी मारकर यानी कि तिरछी नजरों से जब बच्चा देखता है, जब कनखी मारकर अर्थात तिरछी नजरों से जब बच्चा देख रहा है, और होती जबकि आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब वो कहते हैं देखते तुम, जब मेरी तरफ तुम कनखी मारकर अर्थात तिरछी नजरों से जब देखते हो, और जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है, अर्थात पिता और पुत्र की आंखें जब एक दूसरे से मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और जब तुम मेरी तरफ देखकर जब तुम मुस्कुरा देते हो, मुझे लगती ही बड़ी ही छविमान। तो मुझे कैसा प्रतीत होता है कि मानो बड़ी ही छविमान लगती है, था सुंदर। तुम्हारी जो छवि है यानी कि सुंदरता, वो बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। तुम्हारी छवि मुझे, जो दांतों से भरी हुई दंतुरित मुस्कान है तुम्हारी, जब तुम मेरे सामने मुस्कुराते हो अपनी तिरछी नजरों से, तो मुझे बड़ी ही खुशी मिलती है। इस तरह से लेखक जो है इस कविता में बच्चे की दंतुरित मुस्कान के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो कविता है वो दंतुरित मुस्कान कविता, जो कि अब हम इससे कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया इस कविता के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये निकल गया। हाँ अभिषेक, ठीक है बैठो। हाँ स्नेहा तुम बताओ। हाँ वेरी गुड। जो पिता और पुत्र का जो स्नेह होता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। वेरी गुड बैठो। और इसमें जो छोटा बच्चा है उसका हालांकि अपने पिता के प्रति स्नेह तो है, लेकिन वो उसके पास यहाँ रहते नहीं है, इसलिए उसकी नज़रें जब उससे मिलती है तो उनको पहचान नहीं पाता है वो बच्चा, और वो उसको एक अतिथि के समान मानता है, अर्थात एक अजनबी के समान मानता है। और इस तरह से इसमें जो नागार्जुन है कवि, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से एक
पिता और पुत्र की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है कि किस तरह से उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति होती है और वो क्या क्या, छोटा बच्चा क्या क्या क्रियाकलाप करता है उसके बारे में, और उसकी जो लाइफ है उसमें उसकी माँ का क्या रोल होता है, वो सब इस कविता में हमें बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही बिंबों के माध्यम से हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू।